हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, आज मैं आपके साथ वक्फ बोर्ड डिस्कस करूंगा। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन करने जा रही है। इस संशोधन का क्या प्रभाव मुस्लिम संप्रदाय पर पड़ेगा, मुस्लिम संप्रदाय में जो संपत्तियां आती हैं उन पर कैसे इसका प्रभाव पड़ेगा, ये सब मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। वक्फ बोर्ड को लेकर, वक्फ की संपत्तियों को लेकर शुरू से विवाद रहा है। कौन सी संपत्तियां वक्फ के अंदर में आती हैं और कौन सी नहीं आती, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा। वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है, किस तरीके से इसकी संरचना की गई है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्या है और स्टेट वक्फ बोर्ड क्या है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। सारे कंफ्यूजन जो वक्फ बोर्ड को लेकर हैं वो आज आपके दूर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप अगर कोई LLB कर रहे हैं या जुडिशरी की APO की तैयारी कर रहे हैं, वहां मैंने अपने प्रत्येक सब्जेक्ट के लॉ से रिलेटेड PDF डाल रखी हैं, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव क्लासेस की वीडियोस डाली हैं जो आपके बहुत काम आएंगी दोस्तों, आप उनसे फायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए, वक्फ क्या चीज है। वक्फ कहते हैं, ये अरबी भाषा का शब्द है जो वाकिफा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है ठहरना। संपत्ति ठहर गई है। इस संपत्ति जो वक्फ कर दी जाती है वो इरिवोकेबल हो जाती है, अप्रतिसंग्रहणीय हो जाती है। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, वो अपनी संपत्ति वक्फ करता है। मीन्स वो संपत्ति जब वक्फ कर दी जाती है तो वो संपत्ति अल्लाह के पास चली जाती है, अल्लाह के नाम हो जाती है। तो एक बार करने के बाद, वक्फ करने के बाद वो संपत्ति वापस नहीं आ सकती और वो संपत्ति नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। ठीक, वो संपत्ति अंतरण भी नहीं की जा सकती, ठीक, अंतरित भी नहीं हो सकती। तो ऐसी कौन सी संपत्ति होती है, कौन व्यक्ति वक्फ कर सकता है? कोई भी व्यक्ति संपत्ति अपनी वक्फ कर सकता है, अल्लाह को दे सकता है, वो वाकिफ कहलाता है। वक्फ संपत्ति नॉन ट्रांसफरेबल होती है, किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकती वक्फ होने के बाद। ये अंतर होता है दान में और वक्फ में। अब कौन कौन सी संपत्तियां वक्फ की जा सकती हैं? ठीक, चल और अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति, मूवेबल इमूवेबल, वक्फ की जा सकती है। किस लिए संपत्तियां वक्फ की जाती हैं? देखिए, संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए या सामाजिक काम के लिए वक्फ संपत्तियां की जाती हैं। जैसे कोई ए नाम का व्यक्ति है, अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए वक्फ बोर्ड को संपत्तियां देता है, या कोई धार्मिक या परोपकारी काम उसे करना है, वो संपत्तियां देता है अपनी। सामाजिक काम के लिए भी, जैसे विधवाओं का विवाह करना, अनाथ बच्चियों का विवाह करना, जिन बच्चियों का विवाह ना हो रहा उनके विवाह करना, महिलाओं के मेंटेनेंस का ध्यान रखना भी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है दोस्तों। ठीक, और अनाथ बच्चों का जिम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड की डाली गई है। ये सब परोपकारी काम वक्फ बोर्ड द्वारा किए जाते हैं, जिससे जो इनकम होती है उस इनकम से ये सब लाभकारी काम किए जाते हैं। मदरसा बनाना, मस्जिद बनानी है, कब्रिस्तान का मैनेजमेंट करना है, ये सब काम वक्फ बोर्ड के अंदर में आते हैं। ये सब संपत्तियां वक्फ मानी जाती हैं। भारत में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा नंबर जो है अचल संपत्ति में वक्फ बोर्ड के पास है। ठीक दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड का थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। देखिए, पैगंबर मोहम्मद साहब ने 600 खजूर के पेड़ों का एक बाग बनाकर उससे जो इनकम होती थी वो परोपकारी काम में लगाए जाते थे। बच्चों का ध्यान रखने में, खाना खिलाने में, गरीबों को खाना खिलाने में उस पैसे का इस्तेमाल होता था। तब से लेकर आज तक वो काम, वक्फ संपत्तियां की जाती रही हैं। पहले ही संपत्तियां राजाओं के पास हुआ करती थी, राजा संपत्तियां वक्फ किया करते थे। जैसे दिल्ली सल्तनत से मुगल साम्राज्य के बीच में हमें लिखित उदाहरण देखने को मिलते हैं। रिटन में मिलता है कि संपत्तियां वक्फ की गई हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद जो शाहजहां ने बनवाई, उसमें वक्फ बोर्ड के अंदर में आती है। वहां पर एक मुतवल्ली होता है जो अहमद बुखारी, आपने नाम सुना होगा। तब से लेकर मुगल साम्राज्य, शाहजहां से लेकर उस संपत्ति का मैनेजमेंट इस बुखारी खानदान के हाथ में ही है, क्योंकि वही इसके खानदान मुतवल्ली बनता आ रहा है। जो संपत्ति वक्फ की जाती है, इसके लिए एक इंतजामिया कमेटी हुआ करती थी जो उसका पूरा मैनेजमेंट करती थी। और आज़ादी के बाद 1947 में आज़ाद हुए तो 1954 में एक वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया। भारत सरकार ने संसद में पास किया और वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया। इसी वक्फ बोर्ड एक्ट 1954 में संशोधन किया गया 1955 में, और राज्यों के लिए भी अलग से वक्फ बोर्ड बनाने की परमिशन दी गई। अब जो संपत्तियां राज्य के अंदर में आती हैं उनके लिए मैनेजमेंट कौन करेगा? स्टेट वक्फ बोर्ड उसका मैनेजमेंट करेगा। लेकिन 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड बनाया गया 1954 को हटाकर, और उसमें 2013 में संशोधन किया गया, जिसमें मुतवल्ली की शक्तियों में ज्यादातर मुस्लिम धार्मिक स्थल जो हैं वक्फ बोर्ड के अंदर में आते हैं, जैसे मदरसे, मस्जिदें, कब्रिस्तान, ये सब मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर में आते हैं। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, ये इसका अपवाद है। ये वक्फ बोर्ड के अंदर में नहीं आती। क्यों?
क्योंकि इस दरगाह के प्रबंधन के लिए वहां पर 1955 में ख्वाजा साहब दरगाह प्रबंधन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए वक्फ बोर्ड के अंडर में ये दरगाह नहीं आती। ये एक वक्फ बोर्ड मैंने आपको बताया दो पार्ट में होता है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड, एक स्टेट वक्फ बोर्ड। सेंट्रल वक्फ बोर्ड भारत सरकार को वक्फ से रिलेटेड सलाह देता है। देखिए, स्टेट वक्फ बोर्ड दो पार्ट में होता है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड। इसमें एक चेयरमैन होता है, दो इसके सदस्य होते हैं जिन्हें राज्य सरकार चुनती है। इन दो सदस्यों में एक मुस्लिम एमएलए होता है, दूसरा एक मुस्लिम सांसद होता है दोस्तों। इसके अलावा एक मुस्लिम टाउन प्लानर होता है, एक मुस्लिम अधिवक्ता भी होता है इसका सदस्य। अगला एक मुस्लिम बुद्धिजीवी होता है जो मुस्लिम मामलों से रिलेटेड, जो धार्मिक संपत्तियों से रिलेटेड सलाह देता है सरकार को। इसके अलावा एक सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है और उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कौन सी संपत्ति वक्फ की है और कौन सी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा एक मुस्लिम आईएएस ऑफिसर को भी वक्फ बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है जो सीईओ कहलाता है। इसका काम होता है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड संपत्तियों का इंस्पेक्शन करना और उनके बारे में पूरा इन्वेस्टिगेशन करना, कौन सी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के लोगों ने कब्जा कर रखा है। देखिए, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड कोई भी झगड़ा होता है तो वक्फ बोर्ड अभिकरण मींस ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं सरकार द्वारा। कोई भी संपत्ति को लेकर झगड़ा होता है कि संपत्ति वक्फ बोर्ड की है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? ट्रिब्यूनल करता है। ठीक दोस्तों, अब वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या है? देखिए, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है संपत्ति का मैनेजमेंट करना और इस संपत्ति से होने वाली आय से कब्रिस्तान बनाना, कब्रिस्तान का मैनेजमेंट करना, मदरसों का मैनेजमेंट करना, मस्जिदें बनाना या कोई सामाजिक या परोपकारी काम करना, ये उनकी जिम्मेदारियां होती है। अगला, वक्फ से रिलेटेड संपत्तियों का लेखा जोख रखना, ये भी वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है। तीसरा महत्वपूर्ण काम वक्फ बोर्ड, स्टेट वक्फ बोर्ड का होता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नियमों का पालन करना। जो नियम सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बना रखे हैं उनके नियमों का पालन स्टेट वक्फ बोर्ड को करना होता है दोस्तों। अब देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्ति का मैनेजमेंट कौन करता है? मैंने आपको बताया, संरचना बता दी इसकी। अब इसका मैनेजमेंट कौन करता है? देखिए, प्रत्येक वक्फ संपत्ति से रिलेटेड एक मुतवल्ली अपॉइंट किया जाता है, उसकी एक कमेटी होती है जिसमें 4 से 5 सदस्य होते हैं जो उस वक्फ संपत्ति का देखभाल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उससे किराए को लेखा जोखा रखते हैं और उस किराए में जो पैसा बचता है वो स्टेट वक्फ बोर्ड को भेजते हैं। ठीक दोस्तों, वो फिर उसका पैसे को परोपकारी कार्य में लगाता है। अब सरकार इसमें संशोधन क्या करने जा रही है, क्यों करने जा रही है? तो सरकार, जो मीडिया रिपोर्ट से पता चला है, सरकार चाहती है इस वक्फ बोर्ड की जो मैंने संरचना बताई, महिलाओं को भी मैनेजमेंट में हिस्सेदारी होनी चाहिए, सरकार चाहती है। दूसरा, सरकार चाहती है इसका जो मैनेजमेंट है इसके लिए कोई एक सदस्य, जो मीडिया रिपोर्ट से पता चला है, कोई नॉन मुस्लिम सदस्य भी इसका एक मेंबर होना चाहिए। तीसरा, सरकार चाहती है वक्फ बोर्ड एक्ट की सेक्शन 40 में कुछ संशोधन किया जाए। अब सेक्शन 40 कंट्रोवर्शियल क्यों है दोस्तों? धारा 40 वक्फ बोर्ड एक्ट की बताती है अगर वक्फ बोर्ड को लग रहा है कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसका स्वयं इंस्पेक्शन कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकती है अगर वक्फ बोर्ड को लग रहा है। ठीक दोस्तों, और जो व्यक्ति इस संपत्ति पर काबिज है वो सिविल न्यायालय न जाकर इसे जाना पड़ेगा ट्रिब्यूनल के पास, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल के पास, और उस ट्रिब्यूनल का निर्णय अंतिम होगा, उसकी कोई अपील नहीं होगी। अपील हो सकती है तो हाई कोर्ट में हो सकती है और वो भी कुछ कंडीशन के साथ, बहुत टिपिकल प्रोसीजर उसका है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिस संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है और उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा है, ठीक, जो कह रहा है नहीं संपत्ति वक्फ की नहीं है, तो उसे ही साबित करना है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कि संपत्ति उसकी अपनी पर्सनल है। वक्फ बोर्ड को साबित नहीं करना सेक्शन 40 के अकॉर्डिंग, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ वक्फ बोर्ड पर नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है उस व्यक्ति पर, उसे साबित करना है जिसके कब्जे में संपत्ति है कि संपत्ति मेरी पर्सनल असेट है। ठीक, इसमें संशोधन करने जा रही है सरकार। सरकार चाहती है कि इस वक्फ बोर्ड से रिलेटेड जो बेशुमार ताकत वक्फ बोर्ड के पास है उस पर कंट्रोल किया है। भारत में वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां हैं वो तीसरे नंबर पर आती हैं। पहले नंबर पर रेलवे की संपत्ति आती है, दूसरे नंबर पर रक्षा मंत्रालय के पास संपत्ति आती है, तीसरे नंबर पे वक्फ बोर्ड के पास जितनी संपत्तियां हैं उससे सरकार को कोई ज्यादा इनकम नहीं हो रही है दोस्तों। ठीक, सेंट्रल वक्फ बोर्ड बनाया गया, स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया गया और सालाना सिर्फ 200 करोड़ की इनकम है दोस्तों। सरकार इस पे भी मैनेजमेंट करने जाती है कि इसकी इनकम को बढ़ाया जाए ताकि सरकार के पास भी पैसा आए दोस्तों। देखिए, वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है वो 8,72,292 संपत्तियां हैं जो कुल 8 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। इतनी अकूत संपत्ति होने के बाद भी इसकी इनकम कितनी है पूरे देश के अंदर? सिर्फ 200 करोड़, और सरकार का इसमें कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। तो सरकार चाहती है इस संपत्ति से इनकम हो जिससे सरकार को भी कोई फायदा हो दोस्तों। देखिए, वक्फ बोर्ड से रिलेटेड ये सब बातें सरकार द्वारा संसद में रखी गई जिसका अपोजिशन ने विरोध किया। विरोध को देखते हुए हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जी हैं जिन्होंने विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए इसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन करने का निर्देश दिया। अब ये पूरा मैटर जो है जेपीसी के पास चला गया है और दोनों पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखते हैं। उसके बाद जो संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी सरकार इसमें संशोधन करेगी दोस्तों। लेकिन अब फिलहाल इसके संशोधन को रोक दिया गया है।
अब जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो डिसाइड करेगी उसके बाद ही वक्फ बोर्ड एक्ट के अंदर संशोधन किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पूरा आपको मैनेजमेंट बताया वक्फ बोर्ड की किस तरीके से संरचना होती है, क्या काम इसका होता है और कौन कौन सी संपत्तियां वक्फ में आती हैं। देखिए वक्फ कोई भी कर सकता है, मैंने बताया आपको, चाहे कोई मुस्लिम हो चाहे कोई हिंदू हो। एक बार वक्फ करने के बाद उसे वापस नहीं लिया। आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आएगी दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, जिसमें आपको लॉ के प्रत्येक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो आप अगर तैयारी करते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या जुडिशरी एपीओ की तैयारी करते हैं, नोट्स आपके वहाँ बहुत काम आएंगे दोस्तों। और मैंने अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोज भी वहाँ पे डाल रखी हैं, जो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोज हैं अलग अलग, वो सब बहुत काम आएंगी। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।